हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बच्चों? सो लास्ट लेक्चर हमारा टॉपिक था YDSE। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। यंग्स ने क्या किया, वेव नेचर को एक्सप्लेन किया कि लाइट जब प्रोपिगेट होती है तो वेव्स की तरह सोर्सेज से निकल के आपस में ओवरलैप करते हैं दो सोर्सेज की वेव्स और एक नए तरह का पैटर्न स्क्रीन पे क्रिएट करते हैं। हमने देखा स्क्रीन पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस अटेन हुई और काफी सारे पॉइंट्स हमने उसके बारे में डिस्कस किए। ठीक है, तो आज थोड़ी सी नई बातें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ये हटके है एनसीईआरटी से, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नीट के पेपर के लिए, जेईई मेंस के पेपर में कंसिडरेशन में हम इसको लाते हैं तो इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, बट थोड़े नए पॉइंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर वेव ऑप्टिक्स के अंदर। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। क्या आपने प्रैक्टिकली कभी लाइफ में ऑब्जर्व की है ये बातें? ये सबने ऑब्जर्व की होगी कि सीडी को, कॉम्पैक्ट डिस्क को सनलाइट में देखा जाए तो उसके ऊपर कुछ कलरफुल फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं, कलरफुल पैटर्न ऑब्जर्व होता है, राइट? आप मान लीजिए आपने कभी कोई सोप बबल देखा हो। सोप बबल को जब आप सनलाइट में देखते हैं अलग अलग एंगल से, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कलरफुल पैटर्न ऑब्जर्व होता है, कलर्ड बबल्स ऑब्जर्व होते हैं। अगर आप पानी के ऊपर पेट्रोल या डीजल के कुछ ड्रॉप्स डालो तो आप देखते हो कि उसमें कलरफुल ऑब्जर्वेशन रियलाइज होती है, ये ऐसे। ठीक है, इसी कंसिडरेशन को हम बोलते हैं, इसी टॉपिक को हमने आज पढ़ना है। दिस इज आवर टुडेस टॉपिक, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। कंसेप्चुअली आप पढ़ चुके हो कि whenever white light strikes, whenever white light strikes, यानी कि सोर्स जो लाइट का है वो व्हाइट लाइट हो, उनमें आपस में इंटरफेरेंस हो, ओवरलैपिंग हो, तो जो फ्रिंजेस अटेन होंगी वो किस तरह की होंगी? कलरफुल फ्रिंजेस। कलर्ड फ्रिंजेस अटेन होती हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेंट्रल पोर्शन क्या बनता है? व्हाइट बनता है, और व्हाइट के ऊपर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलरफुल फ्रिंजेस अटेन होती हैं विद डिफरेंट थिकनेस। याद आया? तो ये भी यही टॉपिक है हमारा, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, कॉपी पेंसिल निकालिए। तो आज हम इसके बारे में कुछ डेरिवेशनल स्टेप, क्या ये कंटेंट YDSE के साथ सिमिलर है? ठीक है, इसके लिए मुझे आपको पहले मैकेनिकल वेव्स की एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। क्या प्रॉपर्टी? कि अगर मेरे पास बच्चों, आपने ये चीज मेरे से 11th क्लास में वेव्स के टॉपिक में पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई रिजिड बाउंड्री है, फिक्स सरफेस है, और इसके ऊपर कोई वेव आए, तो वेव ने क्या करना है? ये सरफेस जो है ये तो फिक्स है। जब वेव इस फिक्स सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वेव ने, ऐसे वेव आ रही थी, वेव ने जब फिक्स सरफेस पे स्ट्राइक करना है तो वेव रिफ्लेक्ट होती है।
ठीक है, और आप ऑब्जर्व करोगे ये ऐसे जाती, दिस वेव, ये इनकमिंग वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री। अगर आपको ये पॉइंट टिप याद होना चाहिए कि वेन एवर ए वेव कम्स एंड स्ट्राइक्स टू ए फिक्स सरफेस, स्ट्राइक्स टू ए रिजिड बाउंड्री, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेम बाउंड्री हैविंग ए फेज गैप ऑफ पाई और 180 डिग्री। इनमें फेज गैप कितना है? पाई रेडियन का, और कितना? 180 डिग्री का। अगर फेज गैप, अगर ये सरफेस फ्री होता, रिजिड ना होता, तो फ्री ने क्या कहना था? इस पॉइंट ने कहना था मैं मूव कर जाऊं। अगर वेव ने ऊपर जाना है तो इसने भी ऊपर चले जाना, अगर वेव ने नीचे आना तो इसने भी नीचे आ जाना है। इसका मतलब फ्री सरफेस से फेज गैप कोई इन्वॉल्व नहीं होता। कब फेज गैप इन्वॉल्व होता है? जब कोई सरफेस रिजिड बाउंड्री हो, फिक्स्ड सरफेस हो, तब फेज गैप इन्वॉल्व होता है। अगर फेज गैप आएगा तो पाथ गैप कितना होगा? लैम्डा बाय 2। इट मींस आपने कंक्लूजन क्या याद रखना है कि वेन एवर वी हैव a fixed boundary, then wave suffers a phase gap of therefore the path difference would be lambda by 2। बहुत जरूरी बात है याद, बहुत जरूरी टिप होता है ये, ठीक है। पक्की बात, किसी न्यूमेरिकल में रिफ्लेक्शन का केस आए, जैसे this one, this thing, ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने? एक कोई फिल्म ली मैंने, मटेरियल की ट्रांसपेरेंट सा टाइप फिल्म, जिसकी अपनी थिकनेस है T। ये क्या है? इंसिडेंट वेव, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यहां से ये पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट अंदर रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है। पक्की बात। जब ये वेव गई, यहां से टकरा के वापस आई, ये भी रिफ्लेक्टेड पार्ट हुआ। यहां से ये वापस गई, पर ये बाहर अंदर आई। इसका मतलब यहां पर ये जो सिस्टम अटेन हो रहा है ना सारा, आपको इस सिस्टम को नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम। और इस सिस्टम को जो हम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम।
कौन सा? ट्रांसमिटेड सिस्टम। अब अगर इनकी आप ओवरलैपिंग करवाते हो तो आपको जजमेंट है इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? क्या होगा जी पाथ डिफरेंस? यहां से रे यहां गई, यहां आई, बाहर गई, उतने टाइम में ये यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रा किया तो ये यहां, तो पाथ डिफरेंस को आप क्या लोगे? BC प्लस CD माइनस BL। ये नहीं होगा? BC plus CD minus BL, that would be the path difference between the R1 and R2 which are in the reflected system. Clear? अगर मैं ये path difference निकाल लूं तो मुझे ये पता है कि reflected from the fixed boundary पाथ डिफरेंस तो ऑलरेडी एक λ/2 होता है जो हमने यहां पर लिया। इसका मतलब ये जो ज्योमेट्री से पाथ डिफरेंस आएगा, ज्योमेट्री से इस डेटे से इस डायग्राम से पाथ डिफरेंस आएगा, उसमें से मुझे बच्चों λ/2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि λ/2 तो एक एडिशनल इंट्रोड्यूस हो चुका होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें नेट पाथ डिफरेंस निकालना है और हमने पढ़ा है YDSE में कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है? n λ। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है? 2n - 1 λ/2। एम आई राइट? मैं इस पाथ डिफरेंस को उसके इक्वेट करूंगा और देखूंगा क्या इसमें कोई चेंज आती है। दिस इज अवर टुडेस आर्टिकल। समझे बात को? तो आइए अब पहले इस चीज को हम सॉर्ट आउट करें कि पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड सिस्टम को जज करें। रिफ्लेक्टेड सिस्टम पाथ डिफरेंस BC प्लस CD माइनस BL, this would be the path difference। ठीक है? अब ये अंदर तो मीडियम के है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लूं म्यू, तो फिर मुझे ऑप्टिकल पाथ को डील करना होगा। ऑप्टिकल पाथ क्या होगा? मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? म्यू टाइम्स ऑफ BC प्लस CD माइनस यहां पर म्यू एयर का, वो होता ही 1 है कि नहीं? अब मेरा कंसेप्ट क्या हुआ फिर? पाथ डिफरेंस इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ BC प्लस CD माइनस ऑफ BL। ये चीज हुई पक्की बात। अब आपको पता है जितना ये सिमेट्री बता रही है, ये सिमेट्री जो बता रही है कि जितना ये बच्चों BC है उतना ही ये CD है। इसका मतलब BC और CD को मैं सेम लिख सकता हूं, तो मैं ये क्या लिखूं? टू म्यू BC माइनस BL।
ये क्या हुआ, पाथ डिफरेंस। अगर मैं BC की वैल्यू BL की वैल्यू निकाल लूं प्रॉपरली इस ट्रायंगुलर सेटअप से, इस डायग्राम के सेटअप से मैं BC और BL की वैल्यूज को निकाल लूं तो मेरे को प्रॉपर सा कंसिडरेशन में आ सकता है। आइए अब निकालें इनकी वैल्यूज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको फील आया पार्ट डिफरेंस क्या है? जो ये आएगा ये तो मैं ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल से, ज्योमेट्री डायग्राम से निकाल रहा हूं, पर मुझे बेसिक नॉलेज पता है कि व्हेन एवर देयर इज ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स सरफेस, फिक्स सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होती है तो पार्ट डिफरेंस λ/2 भी होता है। अगर ये λ/2 होता है तो मुझे जो कैलकुलेट करके मिलेगा डाटा उसमें से मुझे λ/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? आइए अब ये आपको ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रही है BCM, BCM, इसमें cos r की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी रक्षित, क्या होगी cos r की वैल्यू? दैट वुड बी CM डिवाइडेड बाय BC। तो फिर BC की वैल्यू क्या हुई? CM डिवाइडेड बाय cos r, CM है T बाय cos r। एम आई राइट? श्योर है बच्चे? अब ट्रायंगल BDL, BDL, इसमें ट्रायंगल BDL साइन i की वैल्यू, साइन क्या होता है? हाँ जी प्रणव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या वैल्यू होगी? BL बाय BD। बच्चों BL क्या आएगा यहां से? BD साइन i। ठीक है जी। BD को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? BM प्लस MD। ये लिख सकता हूं बच्चों BM प्लस MD साइन i। ठीक है, और BM एंड MD सिमेट्री कहती है बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस BM साइन i। ये क्या आया? BL की वैल्यू के नहीं। अब अगर आपको जजमेंट हो तो अगर BMC ट्रायंगल में tan r की वैल्यू ढूंढी जाए, tan r that will be perpendicular over base BM divided by MC। ठीक है जी, BM डिवाइडेड बाय क्या? MC और CM, तो ये tan r किसके इक्वल आ गया? BM डिवाइडेड बाय T। तो BM की वैल्यू क्या आई? T tan r। ठीक, BM की वैल्यू मैं यहां पर लगा सकता हूं, ये सारा कुछ लगा सकता हूं। BM की वैल्यू मैं यहां लगाऊं तो फिर BL की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ट्वाइस ऑफ T tan r इंटू साइन i के नहीं? ट्वाइस ऑफ T tan r इंटू क्या? साइन i। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? अब अगर आपने 2T
साइन आर ओवर कॉस आर इंटू साइन आई। किसकी वैल्यू आई? BL की वैल्यू आई आपके पास। ठीक है जी, पक्की बात। आपको एक कंसेप्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? म्यू ऑफ साइन आर। यहां पर पुट कर देता हूं, ये क्या बनेगा? 2t साइन आर म्यू साइन आर ओवर कॉस आर। ठीक है जी। अब ये आगे क्या चीज बनी? ये आगे क्या चीज बनी? 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर ओवर कॉस आर। साइन स्क्वायर आर क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं हम? 2 म्यू टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर ओवर कॉस आर। क्या नहीं लिख सकते? ठीक है जी, पक्की बात, राइट। साइन स्क्वायर आर को लिख सकते 1 माइनस क्या? दिस थिंग। पक्का? या अगर हम इस चीज को अभी अगर आपके लिए ये चीज अभी ना लिखूं तो मेरे पास और सिंपल ट्रैक आ जाएगा। क्या सिंपल ट्रैक आएगा? देखना, मैं अगर ये नहीं लिखता हूं, मैंने यही लिखा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है? ये मेरे पास किसकी वैल्यू है? BL की वैल्यू आ चुकी है। मेरे पास BC की वैल्यू आ चुकी हुई है। कितनी आई हुई है? कितनी आई BC की वैल्यू? ये आई है BC की वैल्यू t बाय कॉस आर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, आराम से सब्स्टिट्यूट करें तो फिर पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा x। क्या है डेल्टा x? 2 म्यू BC की वैल्यू है t बाय कॉस आर माइनस BL की वैल्यू क्या है? 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर ओवर कॉस आर। तो बच्चों 2 म्यू टी कॉमन आ गया, ऊपर क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ओवर कॉस आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर आर के इक्वल है ओवर कॉस आर। एक कट गया तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हुआ? 2 म्यू टी कॉस आर। इसका मतलब अब जज करें, अगर हम जज करें इस सारी चीज में, ये जो ट्रायंगल बनी, ये जो सेटअप बना, इस सारे सिस्टम में सारी डायग्रामेटिकली सेटअप से पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? 2 म्यू टी कॉस आर। 2 म्यू टी कॉस आर। याद रखना, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2 म्यू टी कॉस आर। कई न्यूमेरिकल्स में मैं डायरेक्ट लगाता हूं, ठीक है, बट अगर हम बात करें इस सारे सिस्टम को, रिजल्टेंट पाथ वो क्या होगा? रिजल्टेंट पाथ क्या होगा बच्चों इसका? अब रिजल्टेंट पाथ गैप क्या होगा? क्या वैल्यू होगी रिजल्टेंट पाथ गैप की? ये आपने निकाला 2 म्यू टी कॉस आर, लैम्डा बाय 2 हमें पहले पता है, तो ये क्या लिखूं फिर?
2 mu t cos r minus lambda by 2. This thing. 2 mu t cos r minus lambda by 2. This is the resultant path gap in the reflected system of interfering waves. अब हमें पता है, क्या पता हमें, क्या बताइए हमें कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। इसका मतलब 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एन लैम्डा। 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। ये क्या बना 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। आप ऑब्जर्व करो कि ये चीज अगर वैलिड हो तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंजेस हमें अटेन होंगी। इसका मतलब 2 म्यू टी कॉस आर पाथ डिफरेंस आया था ज्योमेट्री से। इससे ज्योमेट्री से 2 म्यू टी कॉस आर पाथ डिफरेंस आया ज्योमेट्री से, और इस पाथ डिफरेंस को 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल करूंगा। 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्राइट बैंड्स। अगर आप इतनी चीज जज करो तो आपको ये नहीं जजमेंट हुई कि ये कंडीशन तो डार्क बैंड्स की होती। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब भी रिफ्लेक्टेड सिस्टम हो, जब भी रिफ्लेक्टेड सिस्टम हो तो कंडीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स गेट्स रिवर्स्ड। जब भी ब्राइट सिस्टम हो, जब भी मुझे कहना चाहिए जब भी रिफ्लेक्टेड सिस्टम हो तो कंडीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स गेट्स रिवर्स्ड। ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। किसकी? कंस्ट्रक्टिव की आपने कंडीशन बनाई है ये। और अगर मैं कहूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, राइट? यहां पर क्या आया आपका? तो ये सॉल्व करके क्या बनेगा? इसको मैं लिख सकता हूं एन लैम्डा। इसका मतलब 2 म्यू टी कॉस आर it means what? For destructive interference in the reflected system, condition is n lambda.
for destructive interference in the reflected system, path difference is equals to क्या, n lambda। तो मुझे सिर्फ इस चीज का कंक्लूजन क्या मिला, अगर मैं इसको ऐसे साइड पे रख देता हूं तो मुझे इस सारी चीज का कंक्लूजन क्या मिला, क्या कंक्लूजन मिला, थोड़ा सा बड़ा कर दें आप पढ़ सको। सारी चीज का कंक्लूजन क्या मिला बच्चों, कि जब भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड सरफेस हो, अब आपने इतनी बात याद रख लेनी, जिन्होंने डेरिवेशन नहीं करनी वो इतनी बात याद रखेंगे। whenever there is a reflection from the fixed boundary, fixed surface, the conditions of constructive and destructive interference, conditions of constructive and destructive interference gets reversed. Conditions of constructive and destructive interference, conditions of constructive and destructive interference gets reversed. This part. पता चला, पर सिर्फ कब, याद रखनी बात, ये सिर्फ कब, किसमें है ये, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। किसमें, रिफ्लेक्टेड, नेवर इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। ट्रांसमिटेड सिस्टम में कंडीशंस वही रहती है, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या लिखूंगा, सारी स्टोरी का कंक्लूजन क्या लिखे हम, क्या लिखें कि इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम for bright fringes two mu t cos r equals to 2n plus minus 1 and for dark fringes two mu t cos r equal to n lambda। याद रहेगा, जब भी आप थिन फिल्म का क्वेश्चन पढ़ो तो आपने ये कंक्लूजन याद रखना है। दिस पार्ट थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बट वी कांट इग्नोर दिस टॉपिक। ओके, श्योर। अब अगली चीज करते हैं, दिस उसी चीज पे ये बेस्ड है। क्या लिखा मैंने, ललॉयड्स सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। ललॉयड्स ने भी इंटरफेरेंस की थी। उसने कहा था एक सोर्स लीजिए, अगर ये मिरर है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके गई, ये एक वर्चुअल सोर्स होगा। कौन सा सोर्स, वर्चुअल सोर्स। अब वर्चुअल सोर्स और एक्चुअल सोर्स की ओवरलैपिंग होगी,
तो स्क्रीन पे ब्राइट डार्क इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। तो बहुत ज्यादा ना करते हुए एक ही चीज सीखनी है आपने। क्या आप देख रहे हो इधर तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस हुई, तो फिर क्या होगा, सिर्फ क्या द 180 degree phase change occurs when there is reflection from the denser medium. Whenever there is reflection from the क्या denser medium, and then due to this conditions of maxima and minima get interchanged, यानी कि n lambda now condition would be for minima and 2n minus 1 lambda by 2 would be condition for maxima। लॉजिक सीख लिया आपने कि लेलॉइड्स में एक सोर्स से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके गई, इंसिडेंट लाइट आई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट में आपस में यहां पर ओवरलैपिंग हुई, स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा बनेगा पर उसकी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी, जैसे आपने पिछले कंटेंट में ये चीज पढ़ी। खत्म। नेक्स्ट कम्स दिस वन, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेस्नेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या लिया, उसने दो सोर्सेस लिए। कहां से अटेन, कहां से अटेन, एक ये सोर्स से लाइट गई, यहां से लाइट गई, जब ये यहां पर आई प्रिज्म पे तो ये लाइट डेविएट होगी बाय एंगल डेल्टा, क्योंकि ये थिन प्रिज्म्स थे। इस डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसी तरह से इधर पॉइंट पे भी डेविएशन वही होगी, ठीक है। ये डेविएशन होगी डेल्टा, क्या वैल्यू होगी, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये अगर डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, राइट। अब मैं इस ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रायंगल बनी S2, इसमें गैप है डेल्टा बाई 2, D बाई 2, क्योंकि पूरा गैप है D। ये अगर आपके पास डेल्टा एंगल है तो tan डेल्टा क्या होगा, D बाई 2 ऑफ A, ये A है, तो एंगल स्मॉल है तो ये चीज हो जाएगी। इसका मतलब D की वैल्यू क्या आ गई, 2A डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो D का एक्सप्रेशन ये हो गया। अब ये जो दो सोर्सेस स्क्रीन पे बिहेव कर रहे हैं, ओवरलैप करके स्क्रीन पे पैटर्न बना रहे हैं, वो सेम एज YDSC।
हमें पता है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। हमें पता है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। डी यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी, और स्मॉल डी क्या होगा, 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। बस इतनी बात कहीं पर लिख छोड़ो नोट पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज सेम as YDSC। is same as क्या, YDSC। समझे बात को? इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता हूं, वो आप नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए एज ए टिप। वो याद क्या करना है आपने, ये बात। पहली बात क्या लिखा जी मैंने, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रेसनल बाय जॉइनिंग टू थिन प्रिज्म्स ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये देख लो, दो प्रिज्म्स को बहुत स्मॉल एंगल है जिनका, उनको ज्वाइन करने से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना। The acute angle of prism is about half degree and obtuse angle is about approximately 179 degree। ठीक है? When a monochromatic source is kept in front, then two coherent sources, virtual coherent sources are produced। कैसे? ये देखिए, ये लाइट गई, ये ऐसे बेंड होगी, ये लाइट गई ऐसे बेंड होगी, इसको पीछे प्रोड्यूस किया। तो ये जो सोर्सेस हैं, ये कौन से सोर्सेस हैं, वर्चुअल सोर्सेस। ठीक है, पता चली बात। देन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड and we observe on the screen through eyepiece। eyepiece मतलब convex lens की help से, convex lens की help से eyepiece पढ़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसकी हेल्प से हम इंटरफेरेंसेस ऑब्जर्व करते हैं। फ्रिंज विड्थ वही चीज, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, यहां पर कैपिटल डी ये है, स्मॉल डी ये है। मान लीजिए ये अल्फा लिखा, वेयर अल्फा इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने कितना लिया एंगल ऑफ प्रिज्म, मैंने कितना आपको कैलकुलेट कर दिया बेटा, ये ए लिया। कई बार सिंबल ए ले लो, अल्फा ले लो, डजंट मैटर। तो आपका बीटा का एक्सप्रेशन क्या आया, लैम्डा ए प्लस बी 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए। चेक करें, a प्लस बी लैम्डा 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if a convex lens is mounted between the biprism and eyepiece, then there will be two positions of the lens for obtaining sharp। ये पूरा किया हुआ है, कन्वेक्स लेंस का डिस्प्लेसमेंट मेथड किया था हमने कि अगर कन्वेक्स लेंस को स्क्रीन के बीच रखा जाए तो लेंस की दो पोजीशंस होती हैं जिसके कारण हमें शार्प इमेज अटेन हो सकता है। और अगर आपको याद हो उन पोजीशंस में आपस में लिंक क्या होता है, अंडर रूट ऑफ d1 d2। तो d की वैल्यू इंपॉर्टेंट ये है,
मींस अगर आपके पास फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने फॉर्मूला याद रखना, D इक्वल टू अंडर रूट D1 D2 लिखा होगा, टू पोजीशंस ऑफ द लेंस इन फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सप्रेशन D को यहां पर पुट कर दीजिए, लैम्डा का एक्सप्रेशन बीटा D बाय कैपिटल D, D की वैल्यू पुट की अंडर रूट ऑफ D1 D2 और कैपिटल D तो है A प्लस B। तो ये सारी किसके लिए है पोजीशंस बेटा, किसका कंटेंट है ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, किसके, फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के। आराम से नोट डाउन कीजिए, ऑब्जर्व हो गए आपको, आराम से नोट डाउन कीजिए। क्लियर है? और देख लीजिए, अब क्लियर है बच्चों? श्योर कीजिए नोट डाउन। आपको आज पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। इफ यू नीड पीडीएफ जस्ट मैसेज मी, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस कंप्लीट शीट। ओके, कर लीजिए। करिए करिए, शाबाश, जल्दी नोट। प्रणव, आदित्य, अनाथ, क्लियर हो गया बेटा? भव्या, कैसे हो आप अभी? ठीक हो? शाबाश, नोट डाउन करिए। टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक के। ओके विद एवरीवन, पता चला? Lloyd's experiment, Fresnel's experiment, interference due to thin films. Okay. Now next topic. This is our topic. Shapes of the fringes. जो स्क्रीन पे शेप्स बनेंगी वो किस तरह की शेप्स होंगी? दिस पार्ट, ठीक है? इसके बारे में मैं चीज डिस्कस करता हूं। हेडिंग डालिए, शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है और यहां पर S1 S2 नैरो स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब होता है ऐसे वर्टिकली थिन स्लिट। ड्रा करके दिखाऊं। मान लीजिए यहां पर एक सोर्स है, यहां पर मेरे पास एक ऐसा प्लेन है और मेरे पास यहां पर बहुत पतली पतली दो स्लिट्स है। ठीक है, बहुत पतली पतली ऐसे दो स्लिट्स हैं। जैसे मैं ये यूज करूं, मेरे पास एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, दो पतली पतली नैरो स्लिट्स हैं।
तो जो स्क्रीन पे चीज बनेगी ना, वो कैसे बनेगी? ये पोर्शन ऐसे, यहां पर एक पोर्शन ब्राइट बनेगा, ठीक है जी। फिर यहां पर पोर्शन डार्क बनेगा, फिर ऐसे ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, एंड सो ऑन। इट मीन्स मुझे, अब आप फील लो, मान लीजिए यहां पर एक स्लिट है, एक स्लिट यहां पर है, इसके दोनों के ये जो पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, ये दोनों यहां पर मिलेंगे, ये पॉइंट, एक एक पॉइंट ले लो, ये दोनों यहां पर मिलेंगे कंस्ट्रक्टिवली, तो ब्राइट बैंड। ये पॉइंट यहां मिलेंगे कंस्ट्रक्टिवली, ब्राइट बैंड। ये पॉइंट ऊपर वाला यहां मिलेगा कंस्ट्रक्टिवली, ब्राइट बैंड। तो इस तरह से डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो क्या? डार्क बैंड। आप स्लिट्स को ऐसे नहीं रखते हो, आप स्लिट्स को ऐसे लेते हो, ऐसे। इसके सारे पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट, इसका ये पहला टिप वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये टिप है, इसकी ये टिप है, ये टिप, ये टिप, इसका अगला लास्ट पॉइंट, ये एंड, ये एंड। ऐसे जो सारे एंड्स हैं वो एक दूसरे के सामने आमने होंगे, तो स्क्रीन पे क्या बनेगा? उसी तरह से बड़ी बड़ी स्लिट्स बनेगी। तो हम क्या कहेंगे? ये जो फ्रिंजेस होंगी, ये जो फ्रिंजेस होंगी, ये फ्रिंजेस क्या होंगी? स्ट्रेट फ्रिंजेस होंगी। कौन सी? स्ट्रेट फ्रिंजेस, लाइक दिस। समझे बात को? पक्का? अब पहली बात मुझे क्या लिखनी है? इफ S1 and S2 are slits, then we obtain straight fringes. दूसरी बात, if S1 and S2 are point sources, पॉइंट सोर्सेज, छोटा सोर्स, ये बस एक छोटा सा डॉट, एक होल, एक यहां पर एक होल, तो इनसे जो यहां पर पॉइंट मिला सेंटर में वो तो हो गया, पर इनके जो ऊपर वाले सामने पॉइंट्स हैं, सारी जगह पे थोड़ी पॉइंट्स हो जा रहे हैं। फील नहीं लिया आपने? इसके सारे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, सारे 10 के 10 पॉइंट्स ऐसे स्क्रीन पे। पर अब तो सोर्स आपके पास एक छोटा सा डॉट है, होल है, पॉइंट सोर्स है, तो क्या वो आगे नीचे, नीचे जो पॉइंट जाना है, क्या वो सीधा जा पाएगा? नहीं, वो तो ऐसे कर्व हो जाएगा। तो फिर हमें जो फ्रिंजेस बनती हैं वो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होती हैं। याद रखना, कौन सी? हाइपरबोलिक। ये अगर मैं बात करूं, ये this one, hyperbolic fringes।
ठीक है। और अगर बात की जाए तीसरी बात, अगर मेरे पास सोर्सेस ऐसे पड़े हों स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो आपके पास स्क्रीन पे सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं। कौन सी फ्रिंजेस? सर्कुलर। इनमें अगर गैप लैम्डा होगा, अगर इनमें गैप लैम्डा, तो ये सेंट्रल ब्राइट होगा और फिर डार्क, सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे होंगी ये सर्कुलर। और अगर इनमें गैप लैम्डा बाय 2 होगा, इस ऑर्डर का लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे, तो फिर भी सर्कुलर होंगी, पर जो सेंटर पे होगा वो डार्क फ्रिंज होगी। ऐसे ये सर्कल अटेन होता है। तो 3 बातें आपने मेन याद रखनी, बाकी बड़े सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। 3 बातें मेन क्या याद रखनी, अगर ये स्लिट्स हैं तो स्ट्रेट फ्रिंजेस, ऐसे स्लिट्स पड़ी हैं तो ऐसे स्ट्रेट होंगी, ऐसे स्लिट्स पड़ी हैं दो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होंगी। अगर पॉइंट सोर्सेस हैं तो आपकी फ्रिंजेस हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होंगी, कर्व्ड हो जाएंगी। प्रूफ भी है मैथमेटिकली, लीव दैट, हमें सिर्फ एक कंसेप्चुअल पॉइंट याद रखना, दैट्स ऑल। और अगर सोर्सेस ऐसे एक सिंगल लाइन में पड़े होंगे, ऐसे पड़े हैं S1 और S2, तो आपकी फ्रिंजेस जो होंगी वो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। सर्कुलर सेंटर पे ब्राइट होगा कि डार्क होगा, इस वजह से। समझ लगी बात को? सो ये था आपका किस तरह का टॉपिक, शेप्स ऑफ द फ्रिंजेस। शेप्स ऑफ द क्या? फ्रिंजेस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपकी छोटी छोटी 3 बातें पड़ी थी पेंडिंग। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, Lloyd single mirror experiment of interference, Fresnel's biprism experiment of interference, then the shape of the fringes। ये सारी बातें कहीं पर एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए, हैं इम्पॉर्टेंट, इनके कंक्लूजन लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये बुक्स में ढूंढेंगे, आपको मिलेंगी नहीं, ये पॉइंट्स हैं ही नहीं। रीज़न ये थोड़े डिफरेंट एनसीईआरटी से हट के टॉपिक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कम्पिटिटिव वाइज पढ़नी हो तो हमें इस तरह से डील करनी है। ओके बच्चों, सो आज के लिए लेक्चर इतना ही, यहीं रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है कंक्लूड कर लें। पहले आपको बताया थिन फिल्म्स में पार्ट डिफरेंस इन्वॉल्व होता है, राइट। फिर मैंने कंडीशंस अटेन की थी, ये कंडीशन अटेन की कि अगर आपको डिराइव करना हो मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली आपकी ब्राइट और डार्क कैसे कर सकते हो आप, पर कंक्लूजन क्या निकला, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट और डार्क की कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। यही चीज़ को लॉयड्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने भी देखा जितने ब्राइट बैंड्स YDSC के हैं वो सारे डार्क बन जाते हैं, और जितने डार्क YDSC में वो ललॉइड्स में ब्राइट बन जाते हैं, ठीक है। देन कम्स फ्रेस्नल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, उसने कोई चेंज नहीं आई क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है, उसकी फ्रिंज विड्थ वही आती है, लेकिन मैथमेटिकली डिराइव करना हो तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स हैं जो फ्रेस्नल ने अपने एक्सपेरिमेंट में करते वक्त नोट किए, कंसिडरेशन में लाया। देन कम्स शेप्स ऑफ द फ्रिंजेस। शेप्स में 3 बातें आप याद रख छोड़ो, स्लिट्स हो तो स्ट्रेट फ्रिंजेस, पॉइंट सोर्सेज हो तो हाइपरबोलिक,
ऐसे एक लाइन में पड़े हुए सोर्सेस हों तो सर्कुलर फ्रिंजेस, राइट, विद सेंट्रल ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग ऑन द पार्ट डिफरेंस। तो आज के लिए लेक्चर यहीं रोकते हैं बच्चों, आराम से पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, कोई क्वेरी हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल।